नमस्कार। जब भी मध्यकालीन भारत का नाम आता है तो हम सबके दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े किले, शानदार दरबार, सुल्तान और महाराजा, है ना? लेकिन क्या इतिहास सच में सिर्फ सिंहासनों और लड़ाइयों की ही कहानी है? आज हम इस जानी पहचानी कहानी से थोड़ा परे हटेंगे और उन लोगों की दुनिया में झांकेंगे जो अक्सर इतिहास की किताबों के हाशिए पर रह जाते हैं। तो असल सवाल तो यही है। महलों की ऊंची दीवारों के बाहर और बड़े-बड़े शहरों की भीड़-भाड़ से दूर एक बहुत बड़ी आबादी रहती थी। कौन थे ये लोग? कैसे जीते थे अपनी जिंदगी? और भारत के इतिहास को बनाने में उनका क्या रोल था? आइए पता लगाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले उस दुनिया को फटाफट समझ लेते हैं जिसे हम सब इतिहास की किताबों से जानते हैं। ये दुनिया थी बड़े बड़े राज्यों की, सुल्तानों और राजाओं के शासन की। इस समाज का कह सकते हैं कि पूरा ढांचा ही वर्ण व्यवस्था पर टिका था। ब्राह्मणों ने नियम बनाए, समाज को ऊंच नीच, अमीर गरीब में बांट दिया गया और राजा इन नियमों को लागू करते थे। मतलब एक बहुत ही सख्त और ऊपर से नीचे तक बटा हुआ सोशल स्ट्रक्चर था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और सच कहूं तो असली दिलचस्प कहानी तो अब शुरू होती है। इस जानी पहचानी व्यवस्था के साथ साथ एक और दुनिया भी मौजूद थी। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में इतिहासकार और यात्री ज्यादा कुछ लिखते नहीं थे। तो क्या वो जो हम पढ़ते आए हैं वही पूरी कहानी थी? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कहानी हमें अक्सर सुनाई जाती है वो असल में पूरी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा भर है। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। ये एक पूरी अलग ही सच्चाई बयां कर रहा है। ये उन अनगिनत जनजातीय समुदायों को दिखा रहा है जो पूरे उपमहाद्वीप में फैले हुए थे, पंजाब के खोखर और गख्खर से लेकर मध्य भारत के गोंड और भील तक। ये समाज अक्सर जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, मतलब ऐसी जगहों पर रहते थे जहां पहुंचना आसान नहीं था। तो ये समाज थे कौन? इन्हें ही जनजाति कहा जाता था। ये लोग जाति व्यवस्था के बनाए नियमों को नहीं मानते थे। उनका समाज नातेदारी यानी कि खून के रिश्तों पर आधारित था और उनकी अपनी अलग बहुत ही जीवंत परंपराएं और संस्कृतियां थीं। और इन दोनों समाजों में फर्क देखिए, जमीन आसमान का फर्क था। जहां जाति आधारित समाज में वर्ण और ऊंच नीच थी, वहीं जनजातीय समाज में ज्यादातर बराबरी का माहौल था। वहां जमीन किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे कबीले की हुआ करती थी। मतलब दो बिल्कुल ही अलग दुनियाएं। अब एक और ग्रुप की बात करते हैं जो इस तस्वीर का बहुत ही जरूरी हिस्सा थे, खानाबदोश। ये वो लोग थे जिनकी जिंदगी किसी एक जगह पर टिकी नहीं थी, बल्कि हमेशा सफर में ही कटती थी। ये लोग सिर्फ जानवर चराने वाले नहीं थे। अरे ये तो मध्यकालीन भारत की इकोनॉमी की समझिए लाइफलाइन थे। एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना, व्यापार करना और शहरों को गांवों से जोड़ना, ये सब इन्हीं के जिम्मे था। और इनमें सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नाम था बंजारों का। उनके जो कारवां होते थे उन्हें टांडा कहा जाता था। और ये टांडा कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं होता था, बल्कि एक चलते फिरते गांव जैसा था जिसमें परिवार, जानवर और बहुत सारा सामान होता था। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, 17वीं सदी का एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी लिखता है कि उसकी मुलाकात एक ऐसे टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। 14,000! ये बंजारे ही थे जो शहरों के बाजारों तक अनाज पहुंचाते थे और यहाँ तक कि मुगल सेना के लिए भी रसद यानी खाने पीने का सामान ढोते थे। और उनका महत्व कितना था, इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए। किसी भी बड़ी मुगल फौज को रसद पहुंचाने के लिए करीब करीब 1 लाख बैल लगते थे। सोचिए कितना बड़ा लॉजिस्टिकल ऑपरेशन था ये, जिसे ये बंजारे चलाते थे। तो अब हमारे सामने 3 अलग अलग दुनियाएं हैं, राज्यों की दुनिया, जनजातियों की दुनिया और खानाबदोशों की दुनिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ये सब अपनी अपनी दुनिया में अलग थलग रहते थे। नहीं, ये लगातार एक दूसरे से टकराते थे, मिलते थे और एक दूसरे को बदलते भी रहते थे। देखिए, इनके बीच रिश्ते बड़े कॉम्प्लेक्स थे। कभी जमीन के लिए लड़ाई होती थी तो कभी एक दूसरे की जरूरत भी पड़ती थी। जनजातियां राज्यों को जंगलों से मिलने वाली चीजें देती थीं और बदले में अनाज और बाकी सामान लेती थीं। समय के साथ कुछ जनजातियां तो इतनी ताकतवर हो गईं कि उन्होंने अपने खुद के राज्य बना लिए, जबकि कई धीरे धीरे जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। चलिए,
अब एक ऐसी ही ताकतवर जनजाति की जबरदस्त कहानी सुनते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि एक बहुत बड़े राज्य पर शासन भी किया। ये कहानी है गोंड लोगों की। गोंड लोग रहते थे गोंडवाना नाम के एक बहुत बड़े जंगली इलाके में। और ये इलाका कोई छोटा मोटा नहीं था। अकबरनामा जो मुगल दस्तावेज है, उसके हिसाब से गढ़कटंगा नाम के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। 70,000। और ये कोई बिखरा हुआ राज नहीं था। इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखिए कितना सॉलिड था। पूरे राज्य को गढ़ों में बांटा गया था। हर गढ़ एक खास कबीले के पास था। फिर हर गढ़ को 84 गांवों की यूनिट 84 में, और हर 84 को 12-12 गांवों की यूनिट बरहोट में बांटा गया था। मतलब एक बहुत ही व्यवस्थित सिस्टम था। और इतने बड़े राज्य की कहानी एक कमाल की शासक के जिक्र के बिना अधूरी है, रानी दुर्गावती। वो एक राजपूत राजकुमारी थीं जिनकी शादी एक गोंड राजा से हुई थी। पति की मौत के बाद उन्होंने अपने 5 साल के बेटे के नाम पर राजपाट संभाला और राज्यों को बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन फिर 1565 में आसफ खान की अगुवाई में मुगल सेना ने उनके राज्य पर हमला कर दिया। रानी दुर्गावती ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, पर जब उन्हें लगा कि हार तय है तो उन्होंने सरेंडर करने की बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। उनका ये साहस आज भी याद किया जाता है। गोंड राज्य सिर्फ अपनी सैन्य ताकत के लिए ही नहीं जाना जाता था। उनकी कला, उनकी संस्कृति भी बहुत समृद्ध थी। उनकी कलाकारी, जैसा कि हम इन जटिल नक्काशी वाले दरवाजों में देख सकते हैं, उनकी गहरी सांस्कृतिक समझ को दिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि मुगल्स इस राज्य पर कब्जा करना ही क्यों चाहते थे? वजह बड़ी दिलचस्प है। गढ़कटंगा एक अमीर राज्य था और उनकी दौलत का एक बहुत बड़ा जरिया था जंगली हाथियों को पकड़कर दूसरे राज्यों को बेचना। ये बेशकीमती व्यापार ही मुगलों को अपनी ओर खींच रहा था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इतिहास सिर्फ राजा रानियों की कहानी नहीं है। मध्यकालीन भारत की जो असली तस्वीर है वो इन अलग अलग समाजों, राज्यों, जनजातियों, खानाबदोशों, इन सब के मिलने और टकराने से बनी एक खूबसूरत लेकिन जटिल तस्वीर जैसी है। आज हमने गोंड लोगों की कहानी जानी, पर एक पल को सोचिए, उनकी तरह और न जाने कितनी ही कहानियां होंगी, कितने ही समुदायों की, जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं और जिन्हें ढूंढा जाना अभी बाकी है।